बच्चों, आज हम लोग का हिंदी का लेक्चर है और हिंदी के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण विभाग का हम लोग देखने वाले हैं विराम चिन्ह। हम लोग ने मराठी में देखा था विराम चिन्ह, अभी ये हिंदी में है विराम चिन्ह। जो हम लोग को विराम चिन्ह के प्रकार बच्चों वैसे तो 10 है, लेकिन हम लोग को तो 8 एग्जाम में तो हमेशा आते हैं। जो बेसिक है वही हम लोग लेने वाले हैं, जो हमेशा हम लोग को यूज करते हैं जो वाक्य में, और हम लोग को पता भी है लेकिन कभी हम भूल जाते हैं, तो मैं फिर हम लोग रिवीजन लेने वाले हैं। तो ये मैंने विराम चिन्ह लिखा है। विराम चिन्ह में जो पहला है उसका नाम है पूर्ण विराम। हम लोग जब बोलते हैं, जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, जो फुल स्टॉप हम लोग का पता है, फुल स्टॉप जो लास्ट का रहता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। उसका सिंबल देखो ये वाला पूर्ण विराम का सिंबल हम लोग को पता है हिंदी में कौन सा है। तो वही पूर्ण विराम जो हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं पाठशाला गया, बराबर, जो सेंटेंस है फुल स्टॉप उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। जो वाक्य कंप्लीट होने के बाद रहता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम। उसे देखो डिफाइन क्या है, वाक्य पढ़ते समय, मतलब पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम लोग का सेंटेंस है, जो वाक्य हम लोग का कंप्लीट होता है, तभी हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप, वही पूर्ण विराम है। देखो मैंने फॉर एग्जाम्पल उसका दिया है, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, जो फुल स्टॉप है, लास्ट वाला पूर्ण विराम। जो ये हम लोग का है विराम चिन्ह का पहला पूर्ण विराम। दूसरा जो है वो है अल्प विराम। जो हम लोग कहते हैं उसका सिंबल बच्चों ऐसे है, अर्ध विराम का दिया मैंने, ये वैसा सिंबल जो हम लोग सिंबल से पहचानते हैं कि ये अल्प विराम है, बराबर है। कॉमा जो हम लोग कहते हैं उसको, जो वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां पे हम लोग को जो बीच में जो कॉमा रहते हैं वो हम लोग को 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो वाक्य में जो नाम है, जो भी सेंटेंस है हम लोग को लेना है, जो बीच में रुकते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्प विराम, कॉमा जो हम लोग कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो हम लोग का ये है अल्प विराम, जो बीच में हम लोग रुकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया, देखो, राम, सचिन और महेश बाजार गए। राम के बाद हम लोग रुकते, राम दूसरा कोई नाम रहेगा, तो मतलब यहाँ पे जो वाक्य में सिर्फ नाम है इसलिए बीच में क्या है, कॉमा है। वैसे ही जो नाम के बाद रहेगा, नहीं तो सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच भी रहता है। हम लोग कि जो थोड़ी देर तक हम लोग रुकते हैं, राम सचिन हम लोग रुके, थोड़ा पॉज देते हैं हल्का सा, महेश बाजार गए। ये देखो जो दोनों को बीच में जो कॉमा आ गया उसे हम लोग कहेंगे कि ये अल्प विराम है। से दूसरा, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, लो, ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। जैसे कि ये जो है ये क्या है, अल्प विराम, जो कॉमा हम लोग करते उसको। ये है दो जो हम लोग ने लिए थे, पूर्ण विराम, अल्प विराम। अभी ये तीसरा जो बचा है उसका नाम है अर्ध विराम। हम लोग को पता है कि जो वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक पूर्ण विराम से रुकना हो वहाँ जहाँ अर्ध विराम करते, कि ये सिंबल अर्ध विराम का कैसा सिंबल रहता है, ये वाला सिंबल रहता है, तो हम लोग कहेंगे उससे अर्ध विराम। मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके ऊपर दूसरा सेंटेंस रहता है, फर्स्ट सेंटेंस उसके जॉइंट से हम लोग, मतलब उसके ऊपर दूसरा जो सेंटेंस रहता है उसके बीच में रहता है ये अर्ध विराम। कैसे, देखो उसका एग्जांपल, अच्छा है तुम भी साथ चलो 1 से 2 भली। मतलब ये सेंटेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, चलो, और यहाँ से
यहाँ से एक सेंटेंस तो मतलब एक और एक निकला मतलब दो हो गए। तो बीच में जो रहता है दो, एक ही वाक्य में दो सेंटेंस रहते हैं जो एक वाक्य है लेकिन एक के ऊपर एक ऐसे दो रहते, तो बीच में जो रहता है उसे हम लोग कहेंगे अर्धविराम। जो कैसे रहता है, पहला जो सेंटेंस है उसके ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है, इसे कहते हैं अर्धविराम। जो हम लोग की डिफाइन भी वैसी है, वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक पूर्ण विराम से रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जो दूसरा है वह विद्यालय से घर आता, कपड़े बदलता, फिर कुछ खाता। मतलब वो घर से आता, कपड़े बदलता, उसके बाद कुछ खाता है। वैसे एक के ऊपर एक डिपेंड है, इसे हम लोग कहेंगे अर्धविराम। हम लोग को इजी पहचानने में जो लास्ट हम लोग का पूर्ण विराम है उसका सिंबल भी पता है और उसकी डिफाइन भी पता है हम लोग को। जो लास्ट समाप्त होने के बाद रहता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जो अल्प विराम है, जो कॉमा एक के बीच एक वैसे नाम आते हैं, उसके सिंबल में हम लोग को पता है, उसे हम लोग कहेंगे अल्प विराम। अर्धविराम वैसा रहता है बच्चों, हमेशा याद रखो कि एक ही सेंटेंस में एक जो रहता है, एक के ऊपर मतलब एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस, एक ही वाक्य में दो सेंटेंस रहते हैं, जो बीच में जोड़ने वाला जो सिंबल हम लोग को पता है उसे हम लोग कहेंगे अर्ध। वो दोनों में रहता है, फुल अर्धविराम में जो वैसा रहता है, जो एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, उसे हम लोग कहेंगे अर्धविराम वाक्य में रहता है। चौथा हम लोग देखने वाले हैं कौन सा है, वो चौथा है प्रश्नार्थक चिन्ह। चौथा जो हम लोग का प्रकार है चिन्ह का, वो कौन सा है, प्रश्नार्थक चिन्ह। जो उसका सिंबल हम लोग को पता है, जो हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग प्रश्नार्थक चिन्ह करते हैं। प्रश्न सूची में जो वाक्य पूछा गया है, वाक्य में जो कौन सा वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य में अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नार्थक चिन्ह। कौन सा है उसका एग्जाम्पल देखो, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कैसे आए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप कैसे आना हुआ, और शाम कहाँ चला गया, जो हम लोग ने उसको क्वेश्चन पूछा, कुछ हम लोग पूछ रहे हैं, पूछने के लिए जो चिन्ह कौन सा रहेगा, प्रश्नार्थक चिन्ह। जो उसको हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रश्न सूचक में वाक्य में अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नार्थक चिन्ह। जो पांचवा प्रकार है उसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह, नहीं तो उसको उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे कि अव्यय अविकारी में से उसको हम लोग ये जो सिंबल है उसको बच्चों क्या कहा था, अव्यय में विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन इसमें विराम चिन्ह में उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, नहीं तो उद्गार चिन्ह, ये भी कहते हैं। लेकिन अव्यय में रहेगा तो क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। डिफरेंस है बच्चों, हमेशा क्या भूल जाते, वैसा सिंबल रहेगा तो आप कुछ भी लिखते, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लिखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय भी लिखते हैं, उद्गारवाचक वाक्य जो भी रहता है ना वो भी आप कुछ भी लिखते हैं। सिर्फ ये सिंबल सेम मराठी और हिंदी में सेम रहता है, उसके लिए प्रकार है। अविकारी के लिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक अव्यय रहता है, यहाँ पे रहता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो है आप समझ लो उस टाइम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अव्यय पूछा गया है तो अव्यय लिखना है, चिन्ह पूछा गया है तो चिन्ह का ही लिखना है। जो वही जो अवतरण जो हम लोग ने अविकारी अव्यय के लिए डिफाइन देखा था, वही डिफाइन चिन्ह के लिए है। बात करते समय हम कभी कभी प्रश्न उसके अनुसार संबोधन हर्ष, मतलब हम लोग के अंदर जो हर्ष आनंद के लिए शोक, मतलब हम लोग को कुछ दुख फीलिंग हो गया तो शोक, विस्मय, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करने के लिए हम लोग उद्गार करते हैं। जो हम लोग मन से जो मन में जो फीलिंग्स रहती है वो व्यक्त करने के लिए हम लोग
ये चिन्ह का सिंबल्स का यूज, ये चिन्ह हम लोग यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो, वहाँ वहाँ क्या फूल खिले हैं, वहाँ देखो कौन सा, मतलब कौन सा हम लोग का हर्ष आनंद जो है, वह क्या फूल खिले हैं। अरे क्या हो गया, जो हम लोग शोक कर रहे कि अरे क्या हो गया, जो उसके बारे में हम लोग शोक कर रहे हैं, हम लोग को विस्मय हो गया, घृणा हो गई, क्या हो गई है, जो हम लोग के मन के भाव जो प्रकट करने के लिए ये चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं, जो सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं। जो 6 नंबर का है इकहरा उदाहरण चिन्ह, ये इकहरा, इसका इकहरा रहता है, जो कोई विशेष वाक्य में जो वाक्य लिखना हो तो इकहरा उदाहरण चिन्ह लिखते। विशेष शब्द क्या रहता है, उसका डिफाइन देखो, इकहरा में जब कोई विशेष शब्द रहता है तब इकहरा, जो विशेष शब्द रहता है उसको इनवर्टेड कॉमा में सिंगल इनवर्टेड कॉमा, वही इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं, जो विशेष शब्द रहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो, सच कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। सच कहा है मतलब विशेष कोई देखो कौन सा, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा विशेष शब्द है। इसके लिए क्या करता है, अवतरण चिन्ह में डाला गया है। विशेष शब्द जो रहते हैं, जो वाक्य में विशेष शब्द रहता है, जो डाला रहता है, नहीं तो हम लोग को डालना पड़ता है कि यहाँ पे अवतरण चिन्ह लगा दो। जो वाक्य में कोई विशेष शब्द रहता है उसको इकहरा अवतरण चिन्ह डालना पड़ता है। सच कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दूसरा देखो, रमन की वर्षगांठ में कभी भूल नहीं सकता। रमन की वर्षगांठ जब हुई थी, वो वर्षगांठ में कभी भूल नहीं सकता। वर्षगांठ ये क्या विशेष शब्द है, इसलिए कहा कि इकहरा अवतरण चिन्ह। वैसे बच्चों हम लोग ने यहाँ तक 6 तक हम लोग ने लिखे हैं, जो मैंने आपको ये डिफाइन, जो पूर्ण विराम से इकहरा अवतरण चिन्ह तक लिया है, उसका आपको डिफाइन बुक में लिख कर रखना है वही। और एग्जाम के आपको मतलब आएगी तो ये डिफाइन से एग्जाम में मतलब सॉल्व करना है। आप हमेशा आपके बुक में लिख के रखो, क्योंकि वही तुम लोगों को 9, 10 के लिए है। तो आज से ही अभी जो मैंने दिया है वो बुक में वो महत्वपूर्ण है, आपको ये नोट डाउन करना ही है। जो 6 नंबर, जो 7वां नंबर का है, हम लोग ने 6 तक लिखा है, हम लोग 7 और 8 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो 7वां कौन सा है, दोहरा अवतरण चिन्ह। बच्चों यहाँ पे जो 7वां जो प्रकार है उसका नाम है दोहरा अवतरण चिन्ह। उसका डिफाइन क्या है, दोहरा का चिन्ह रहता है डबल इनवर्टेड कॉमा, जो हम लोग को पता है। वाक्य में जब किसी कथन या उसके कहे गए शब्द को जो के तो लिखने तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वाक्य में किसी ने कथन किया है, बोला गया है, उसे हम लोग कहेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा। फर्स्ट इनवर्टेड कॉमा, जो फर्स्ट इकहरा अवतरण चिन्ह क्या था, विशेष शब्द के लिए जो विशेष शब्द रहता है वो हम लोग सिंगल इनवर्टेड कॉमा मतलब इकहरा अवतरण चिन्ह में था, जो विशेष शब्द था। लेकिन दोहरा अवतरण चिन्ह डबल इनवर्टेड कॉमा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब कहीं किसी व्यक्ति उसे बोले गए शब्द बताने के लिए हम लोग दोहरा अवतरण चिन्ह यूज करते हैं। जो उसने कहा, कौन से शब्द कहा, वही एक्सप्लेन जो दिया गया है वो हम लोग कहते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा। मतलब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आदित्य ने पूछा, किसने पूछा, आदित्य ने पूछा। क्या पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ। आदित्य ने पूछा, किसको पूछा, अनुराग को। मतलब आदित्य के मुंह से बोले गए शब्द है अनुराग जी कैसे आना हुआ। आदित्य ने बोला है, मतलब ये कहा है। जो आदित्य ने बोले हैं, जो कौन से वर्ड्स बोले, कौन से शब्द बोले हैं, अनुराग जी कैसे आना हुआ। ये अनुराग जी कैसे आना हुआ, ये कहा गया डबल इनवर्टेड कॉमा। मतलब ये आदित्य ने वर्ड्स बोले हैं, आदित्य ने ये शब्द बोले। जो भी रहेगा
शब्द है, अभी ये आदित्य का है, और भी हम लोग बोलते हैं कि राम ने हम लोग जा रहे हैं जैसे बोल दिए, मतलब राम ने बोले गए शब्द जो भी है वो कहाँ पे आएंगे, दोहरा अवतरण चिन्ह में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे। वैसे तो 6 हम लोग ने 6 और ये 7 हम लोग ने देखे हैं। और दूसरा योजक जो 8वां है, और भी 2 चिन्ह है, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं करते। यहाँ तक योजक में हम लोग यूज करते हैं। जो योजक है उसका है दूसरा, उसके लिए दूसरा नाम है विभाजन चिन्ह। विभाजन एक्सपांड हम लोग कहेंगे उसको, कि जो विभाजन रहता है इसका प्रयोग निम्नलिखित, मतलब योजक कैसा रहता है, जो सिंबल्स देखो कि जो लाइन रहती है, डैश करके जो लाइन रहती है, जो 2 वर्ड्स उसका हम लोग प्रयोग ज्यादा करके, जो वर्ड्स 2 वर्ड्स के बीच में जो वर्ड्स रहते, मतलब 2 वर्ड्स रहते हैं, 2 नाम रहते हैं, उनके बीच में जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग कहेंगे योजक चिन्ह। क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। उसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, हमने देर तक गीत संगीत का आनंद लिया। हमने देर तक गीत संगीत, मतलब एक के ऊपर डिपेंड है, गीत संगीत के जो बीच में जो डैश है, ये लाइन है, हम लोग कहेंगे उसको, तो वही लाइन क्या बताती है, योजक। विभाजन एक्सपांड, जो ये 2 वर्ड्स है उसको एक्सपांड किया इसलिए करती है उसको विभाजक चिन्ह, विभाजन चिन्ह। और दूसरा देखो, यहाँ आवाज राम सीता की है, ये आवाज किसकी है, राम और सीता दोनों के, मतलब जो बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। जो हम लोग कहेंगे कि दोनों एक दूसरों के, ये योजक चिन्ह हमेशा एक के दूसरे के, जो एक के ऊपर दूसरा रहता है उसके बीच में लगता है, जो लाइन उसके हम लोग कहेंगे योजक चिन्ह। वैसे बच्चों हम लोग ने चिन्ह का जो प्रकार है यहाँ पे लिखा है, आपको ये नोट डाउन करनी है बुक में, और आगे जाकर आपको ही संभाल के रखना है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों हम लोग ने विराम चिन्ह है वो देखे हैं, और भी हम लोग ग्रामर कौन सा है, जो पत्र लेखन है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे वो देखने वाले हैं बच्चों।